आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी क्लोज पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। किसने सोचा था कि जवाहरलाल नेहरू 1964 में हार जाएंगे? किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी, जिसको गूंगी गुड़िया या बोला जाता था कि ये इलेक्शन जीतेगी, वो इलेक्शन जीत जाएगी और कांग्रेस को हरा देगी, कांग्रेस वाई को हरा देगी? किसने सोचा था कि इमरजेंसी लगेगी? और किसने सोचा था कि इमरजेंसी हटाई जाएगी? और इमरजेंसी के बाद किसने सोचा था कि इंदिरा गांधी पावर में आएंगी? किसने सोचा था कि बीजेपी, जिसको सिर्फ और सिर्फ 1982 में 2 सीटें मिली थी, वो मेजॉरिटी के साथ 1998 में आएगी? किसने सोचा था कि अटल बिहारी वाजपेयी 2004 में हारेंगे? यह नामुमकिन था दोस्तों, क्योंकि उनका जो करिश्मा था और जो उनका डेवलपमेंट प्लान वो जबरदस्त थे। और किसने सोचा था कि इतने सालों बाद 2014 और 2019 में बीजेपी को प्रचंड बहुमत मिलेगी? टाइम्स ऑफ इंडिया का यह बहुत ही शानदार आर्टिकल है, एडिटोरियल है, जिसको मैं आपसे शेयर करूंगा। इसमें बात हुई है 2024 में, 2014 में क्या ऑपोजिशन जो है वो मोदी जी को, पीएम मोदी को हरा पाएगी? देखिए, अगर आप यहां पे आएगा तो मोदी ही, ये बात तो हर कोई कह रहा है कि नरेंद्र मोदी को हराना ऑपोजिशन के लिए मुश्किल है, तो वो एक प्लान लेके आए हैं। अभी उस प्लान की हम बात करेंगे। लोग कह रहे हैं कि हां, यह जरूर है कि 2014 में जितनी सीटें मिली थी, हो सकता है उतनी सीटें ना मिले, कमी तो आएगी। इनफैक्ट नरेंद्र मोदी खुद बोल चुके हैं कि भाई इनविंसिबल थोड़ी ना है कोई, ये इलेक्शंस हैं, ये चलते रहते हैं, बदलाव होता रहता है। लेकिन थर्ड टर्म ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि बीजेपी आए, बट शायद उनको वो उपलब्धि ना मिले जो उनको 2019 में मिली थी, या हो सकता है मिल भी जाए, वी नेवर नो। ब्रांड मोदी, हिंदुत्व प्लस नेशनलिज्म प्लस इलेक्टोरल बॉन्ड, भाई इन सबसे ये पूरा का पूरा प्रोसेस है। तो नरेंद्र मोदी को हराना बहुत मुश्किल है, तो ऑपोजिशन को यूनाइट होना पड़ेगा। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बहुत सक्सेसफुल रही। राहुल गांधी की जो एक इमेज थी लोगों के सामने, वो टूटी है। तो ऐसा क्या प्लान किया है यहां पे ऑपोजिशन ने? ऑपोजिशन ने, देखिए, अभी आपका बजट सेशन चल रहा है तो बहुत हल्ला हुआ, हल्ला काफी हुआ। अडानी के मामले पे हल्ला हुआ, हमने देखा अडानी के मामले पे कितना ज्यादा हल्ला हुआ, कितना ज्यादा बवाल हुआ। एक और बात बताओ, किसी ने सोचा था कि अडानी एकदम शीट्स पे एकदम से एक दिन के अंदर अंदर वो नीचे आ जाएंगे? खैर, अडानी ने वापस बाउंस बैक मारा है और उनके शेयर बहुत तेजी से ऊपर जा रहे हैं। ठीक है, अभी भी हल्ला है। आज कल नरेंद्र मोदी ने जवाब दिया कि कितना भी, मतलब ये ऑपोजिशन जो है वो मेरे ऊपर कितना भी आरोप लगा ले, लेकिन ये जो कवच मैंने पहना है ना, लोगों का जो कवच पहना है, वो उसको भेद नहीं पाएंगे। ये बोला 140 करोड़ लोगों ने जो कवच दिया है। और उधर ऑपोजिशन बोल रही है कि हाँ, वो तो वक्त आने पे पता चलेगा। क्योंकि क्या 2024 जो कि अब ज्यादा दूर नहीं है, बस आ ही गया है। 2023 से अगले साल इलेक्शन है और देश का सबसे बड़ा त्योहार जो कि हमारे इलेक्शन है, वो आएंगे 2024 में। तो क्या नरेंद्र मोदी को हरा पाएंगे? उसकी हम बात करेंगे दोस्तों कि ऑपोजिशन ने क्या सोचा है। लेकिन यहां पे सबसे पहले बात हम अपने यूपीएससी कोर्सेज की करेंगे। देखिए, हमने 2 कोर्स निकाले, एक तो यूपीएससी प्रीलिम्स क्रैकर 2023 और दूसरा यूपीएससी टेस्ट सीरीज। इसमें आप जरूर एनरोल करें दोस्तों, क्योंकि इसमें आपकी जबरदस्त प्रैक्टिस होगी। ये क्रैश कोर्स की तरह है, जिसमें हम आपको करंट अफेयर्स पिछले 1.5 साल के दे रहे हैं, सीसैट पूरा दे रहे हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, सीसैट नहीं हिंदी में रहेगा, ध्यान दीजिएगा। टेस्ट सीरीज आपको 25 मिलेंगी, जिसमें 2500 के करीब क्वेश्चन है, और इसमें टेस्ट सीरीज में डिस्कशन भी होगा, प्लस हफ्ते में 3 दिन क्वेश्चन पे क्लासेस होंगी। क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे करना है, आपके डाउट सेशंस, उसमें भी 15-20 सवाल, यानी कि 10,000 के करीब सवाल तो सिर्फ आपको प्रैक्टिस करवाए जाएंगे। आप समझ रहे हो? ये तब तक चलेगा जब तक प्रीलिम्स है। यूपीएससी 2023 कूपन कोड आपको यूज करना है, क्योंकि ये ऑफर खाली 15 फरवरी तक है। फिर उसके बाद यूपीएससी टेस्ट सीरीज 1750 सिर्फ आप टेस्ट सीरीज ले लीजिए। ठीक है, अगर आप सिर्फ प्रैक्टिस पे जाना चाहते हैं, ये आपके रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त और बहुत कारगर साबित होगा, तो ये 1750 के करीब आएगी। इसमें टेस्ट सीरीज पे भी डिस्कशन होगा, तो देर मत करिए। प्लान ये है कि एम्प्लॉयमेंट, जॉब, इंडस्ट्रियल ग्रोथ, इन सारे मुद्दों पे घेरा जाए। 2014 से लेकर 2022 तक जो भी मोदी सरकार की कमियां रही हैं, और स्पेशली देखिए, अब कमियां क्या होती है ना, वक्त के साथ साथ, जैसे कुछ अभी एनआरसी का मुद्दा था, सीए का मुद्दा था, अब वो पुराना हो गया, अब पब्लिक उस पर सोच भी नहीं रही है। लेकिन अभी जो रिसेंट मुद्दा है भाई, वो बहुत ज्यादा जरूरी है। 2022 में भाई एम्प्लॉयमेंट का इशू रहा, जॉब्स का इशू रहा, ग्रोथ का इशू रहा, जो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिस की उसका इशू रहा। यहां पे ममता बनर्जी सीधा बोल रही है। यहां पे क्या पॉलिटिकल पार्टीज बोल रही है
जो सब नेशनलिज्म है ना, वो अब नेशनलिज्म बन गया है। सब नेशनलिज्म बिकेम नेशनलिज्म। मतलब ये जो रीजनल इशू है, जैसे ममता बनर्जी, अब बंगाल में 42 सीटें हैं और ममता बनर्जी एक पीएम कैंडिडेट भी है, तो वो कह रही है कि हम सबको वोट दो, तुम सिर्फ अपने क्षेत्र में वोट करो, तुम्हारा लीडर तुम्हारी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। बात यह भी उठाई जा रही है कि बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स आखिरी टाइम पे गुजरात पे शिफ्ट हो गए, तो ऑपोजिशन इस बार थोड़ी हमलावर तो दिख रही है। तो यहां पे बोला गया है कि पूरी की पूरी सीट्स हमारे पास आनी चाहिए, टीएमसी के पास आनी चाहिए। आप क्यों किसी को लेके आ रहे हो, किसी बाहर को लेके आ रहे हो? जो रीजनल है, जो आपका एक्चुअल लीडर ना, आप उसको वोट करो। और भाई भारत में तो रीजनलिज्म बहुत ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा है कि नहीं? भारत में रीजनल पार्टीज का दबदबा है। महाराष्ट्र में भी यही हो रहा है। महाराष्ट्र में भी सुप्रिया सुले है, उद्धव ठाकरे, वो भी यही कह रहे हैं कि अपने रीजन, अपने लीडर को वोट करो। यहां की अगर सीटें आ गई तो प्रॉब्लम क्या? अभी आपको अपने मुद्दों को उठाना है। नीतीश कुमार बिहार के भी यही कह रहे हैं। अब भाई देखो 545 सीटें हैं, जरा देखना ध्यान से, है ना? टोटल यहां पे लोकसभा की सीटें 545 है, 545 है, जिसमें अगर हम, कहां चला गया वेस्ट बंगाल भैया, वेस्ट बंगाल, बिहार, ठीक है, और महाराष्ट्र की बात करें, इन तीनों को मिला दीजिए तो टोटल 130 सीटें हो गई। तो अगर चलिए हम मान भी लेते हैं 130 में से चलिए 100 भी सीटें आ गई तो 445 तो यही कम हो गया, मतलब 545 में से 445 ही सीटें बची। अब बात करते हैं हम बाकी एरियाज के। अब जैसे कांग्रेस है, अब कांग्रेस के जो डोमिनेंट रीजन है, कांग्रेस उत्तर प्रदेश में तो नहीं, खैर उत्तर प्रदेश में सपा है, समाजवादी पार्टी। समाजवादी पार्टी ने बोल दिया कि हम किसी के साथ नहीं जाएंगे। और भाई देखो उत्तर प्रदेश में बीजेपी को हलाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है इस समय। लोकसभा की 80 सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, पिछली बार 62 मिली थी, और इस बार सपा ये कह रही है कि 20 सीटें तो कम से कम हम ले ही जाएंगे। तो अगर 20-20 में से लेस कर दो तो 525 के करीब सीट्स हो गई, 425 के करीब सीट्स हो गई। अब ये कांग्रेस ही कह रही है, कांग्रेस क्या कह रही है? कांग्रेस भाई बाकी राज्यों में जा रही है। ऑपोजिशन जो है, जो रीजनल पार्टीज है, वो अपने रीजन्स को अटैक कर रही है, रीजन्स पे कह रही है कि रीजनल जो हमारे मुद्दे हम उसी पे ही वोट करेंगे। कांग्रेस जो है वो बाकी राज्यों में, जैसे आपका राजस्थान में अभी कांग्रेस की सरकार है तो राजस्थान में जा रही है वो, हिमाचल प्रदेश की बात करें तो हिमाचल प्रदेश में जा रही है वो, हरियाणा में जा रही है वो, आंध्र प्रदेश में जा रही है, छत्तीसगढ़ में जा रही है वो, तेलंगाना आंध्र प्रदेश में जा रही है वो, ठीक है, और झारखंड में जा रही है वो। अब अगर इन राज्यों को मिला दे, इन सारे राज्यों को मिला दे तो 230 के करीब सीटें बनती है, 230 के करीब। अब अगर मान लीजिए कि 150 के करीब भी सीटें आ गई तो भी चलिए 450 हम मान लेते हैं, तो 300 सीटें बची, समझ लो, पर 300 भी एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। बाकी और रीजनल पार्टीज, अब जैसे यहां पे आंध्र प्रदेश में भाई वाईएसआर कांग्रेस है, उनको 25 में से 22 सीटें मिली है, समझ लो। तो ये पूरा का पूरा प्लानिंग है ऑपोजिशन की। और इस समय लोकसभा में, क्योंकि पता है कि अभी नहीं तो कभी नहीं, बड़ी हमलावर है, लेकिन ये क्या इतना आसान होना है? इट्स अ वेरी लॉन्ग शॉट। जितना ये बोलने में आसान लग रहा है, रियलिटी में उतना ही मुश्किल है, क्योंकि अभी भी बीजेपी को बड़ा मुश्किल होगा हराना, क्योंकि ऑपोजिशन यूनाइटी नहीं है कभी भी। चलिए मान लीजिए कि सरकार इन्होंने बना भी ली और इतनी सीटें इनको मिल भी गई, तो ये डोमिनेंट पोजीशन पे आ जाएंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आपको 273 सीटें तो चाहिए जीतने के लिए। आप जीत गए, लेकिन अगर आपने सरकार बना भी ली तो क्या वो टिकेगी? ममता बनर्जी कहेंगे हम पीएम बनेंगे, अरविंद केजरीवाल बोल रहे हम पीएम बनेंगे, हर कोई बोलेगा हम फर्स्ट। राहुल गांधी को कोई नेता नहीं देखना चाहता। मैं अभी एक इंटरव्यू सुन रहा था, तो उसमें बड़े पत्रकार राजदीप सरदेसाई थे, कौन थे कि वो एक ऑपोजिशन के बड़े नेता के साथ ट्रैवल कर रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि मैंने जब उनसे पूछा तो कि राहुल गांधी, क्या आप चाहेंगे राहुल गांधी पीएम बने? तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि भाई हम अपना नेता राहुल गांधी को मानते ही नहीं है। तो सबसे बड़ी बात तो यहां पे यूनिटी की आएगी भाई, क्योंकि अलग अलग मुद्दे हैं ना, अलग अलग, और अलग अलग आइडियोलॉजीज हैं। अब या तो हर कोई अटल बिहारी वाजपेयी हो कि सारी पार्टीज को लेकर साथ में चलो, वरना ऐसा गुण किसी में नहीं होता है। तो ये एक बहुत बड़ी दिक्कत है, ये एक लॉन्ग शॉट है। बट इस बार के इलेक्शंस 2024 के 2024 के इलेक्शंस सबसे ज्यादा दिलचस्प होने वाले हैं। इस बार वन साइडेड मुकाबला नहीं होने वाला है, हमको लग रहा है। देखिए मेरे ख्याल से अभी अगर बात करते हैं, जैसे अभी भी जब इंडिया टुडे का सी वोटर सर्वे हुआ तो उसमें नरेंद्र मोदी को ही बढ़त मिली, और उसमें बोला कि अगर अभी इलेक्शन होते हैं तो उसमें बीजेपी जीतेगी। मुझे भी ऐसा लगता है कि थर्ड टर्म में बीजेपी ही आएगी, लेकिन फिर भी दोस्तों हम कुछ भी नहीं कह सकते।
कुछ भी नहीं कह सकते, क्योंकि इलेक्शन से कब क्या चेंज हो जाए हमको नहीं पता। तो बड़ा देखना दिलचस्प होगा कि कौन आता है। तो ये बड़ा अच्छा एडिटोरियल था। मैं थोड़े देखिए, राजनीति में आपको इन्वॉल्व होना पड़ेगा, राजनीति के बिना भारत नहीं चलता है। यही लोग आपके लिए नीतियां बनाते हैं। तो अगर आप सोचते हैं कि ऐसे लेक्चर्स ना ही आए, या फिर अगर आपको लगता है कि हमको राजनीति से क्या मतलब है, हर इंसान को राजनीति से मतलब है। आपका एक वोट आपकी जिंदगी निर्धारित कर देगा, इतना ध्यान रखिए। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। जैसे सिद्धांत अग्निहोत्री, साइनिंग ऑफ।